वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। और आज के सेकंड पार्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अब जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट अभी तक देखा नहीं है तो पहले वो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देख कर आए। रीज़न क्योंकि हमने काफ़ी सारे बेसिक्स और माइन्यूट डिटेल्स फर्स्ट पार्ट में कवर किए हैं, जो कि इस पार्ट में बस मैं उनका रेफरेंस लूँगा। सो बेटर ये होगा कि आप फर्स्ट पार्ट पहले देखें और फिर इस पार्ट में आए। और जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट देखा है वो इस पार्ट से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई वेलकम यू टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। चलिए सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिस्ट्रैक्टेड मत रहिएगा, जब तक ये वीडियो चल रहा है तब तक आप फुल कंसंट्रेशन के साथ इसके देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। 11th क्वेश्चन इज ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। अब ये क्वेश्चन हमारे पास 11th वाला है। इसके पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। कौन से फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है? ये नीट 2016 का फेज़ 2 का क्वेश्चन है। सो आपने पीछे भी सेल साइकिल देखा हुआ है, जो मैं डायग्राम लगाया करता था। हमारे पार्ट 1 में हमने बहुत बार मल्टीपल टाइम्स उस फेज़ के बारे में डिस्कस किया है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़ ऑफ इंटरफेस, और पूरे सेल साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है वो। और वो फेज़ कौन सा है आपका? एस फेज़। सो द आंसर इज सी। अब जिन्हें समझ में नहीं आया हो, नीचे डायग्राम में दे रहा हूँ, इस डायग्राम को देखकर इसे लर्न कर ले। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सोमैटिक सेल दैट हैज़ जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ द सेम स्पीशी हैज़। अब ये कितना बहुत ही बारीक डिटेल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए कि गैमेट सेल और सोमैटिक सेल के बीच में फ़र्क क्या है। पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि सोमैटिक सेल में क्या फ़र्क है और गैमेट सेल में फ़र्क क्या है, और दोनों के बीच में कंपैरिजन। किसी भी दो चीज़ में अगर आपको कंपेयर करना है तो दोनों का एक इन डिटेल एक्सप्लेनेशन और एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। जब आप किसी भी दो पर्टिकुलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं तो उसके बारे में आपको एक इनफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप दोनों के बीच में एक कंपैरिजन क्रिएट कर सकें। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है सोमैटिक सेल का और गैमेट सेल का, बट क्या किस पर्टिकुलर फिनोमिनन पे? क्रोमोसोम नंबर्स के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें लिखी है, एक क्रोमोसोम और डीएनए, दोनों का लेवल मैच करना हमको दोनों के लिए, एक सोमैटिक सेल के लिए और एक गैमेट सेल के लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ सोमैटिक सेल दैट हैज़ जस्ट कंप्लीटेड एस फेज। जो भी सेल अभी एस फेज ख़त्म करेगा उसका जो डीएनए रहेगा वो तो डेवलप हो जाएगा। अब डीएनए डेवलप होने के बाद क्या आपको क्या लगता है कि क्रोमोसोम भी डबल हो चुके होंगे? ये हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आपको फर्स्ट पार्ट पहले देखना चाहिए। आफ्टर एस फेज डीएनए तो डेवलप हो जाएगा बट क्रोमोसोम नंबर डेवलप नहीं होगा। तो ये तो हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि सोमैटिक सेल इवन आफ्टर गोइंग इन एस फेज विल हैव ट्वाइस द डीएनए, ट्वाइस द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए विच वॉज प्रेजेंट बिफोर द एस फेज, while the number of chromosome does not changes because counting of chromosome depends upon centromere and not the chromatids। एक बात तो क्लियर हो गई हमारे पास कि जो आपका डीएनए मटेरियल है वो इस फेज से जाने के बाद डेवलप हो जाएगा बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हमारा ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, और इसे समझने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन समझा था और देखा था। इतनी बात समझने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कंपैरिजन सेटअप करेंगे बिटवीन दीज टू सेल्स। ओके, नाउ लेट्स सी। सबसे पहले देखेंगे हम लोग सोमैटिक सेल। एक मैं लेफ्ट साइड सोमैटिक सेल बना ले रहा हूँ और राइट हैंड साइड एक गैमेट सेल। सपोज स्पर्म ले लेते हैं, ठीक है। सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होते हैं और गैमेट सेल हैप्लॉयड होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग ये देखेंगे कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो एस फेज के पहले सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल क्रोमैटिड वाले। बट आफ्टर एस फेज, जो एस फेज आपका मूव करेगा उससे क्या होगा, आपका डीएनए डेवलप हो जाएगा। और डीएनए डेवलप होने के बाद क्या होगा कि जो सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम था अब वो कैसा हो जाएगा? डबल क्रोमैटिड वाला। सो अब देखते हैं कि अगर एस फेज के पहले जो हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर था 46 था, सो आफ्टर एस फेज भी हमारे पास 46 ही रहेंगे। रीज़न सेंट्रोमियर सेम रहता है बट आपके क्रोमैटिड नंबर डबल हो जाते हैं। अगर एस फेज के पहले सपोज 2.2 मीटर लंबा डीएनए था तो एस फेज के बाद वो कितना हो जाएगा? 4.4 मीटर। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। वाइल आप एस फेज में कोई भी चीज़ को समझने से पहले आप ये समझिए कि एस फेज में होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए।
जिसकी वजह से जो आपका 2.2 मीटर लंबा डीएनए है वो चेंज हो जाता है 4.4 मीटर डीएनए में। ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जो कि हम लोग ऑन ग्राउंड इस तरीके से नहीं एक्सप्लेनेशन करते, बट आप जब कभी भी डीएनए को इस तरीके से लेंगे जिसमें आपको बेटर तरीके से समझना है कि एक्चुअल में क्वांटिटी डबल होना, तो हमने एक क्वांटिटी ले ली कि जो अप्रॉक्स लेंथ होता है ह्यूमन डीएनए का वो 2.2 मीटर होता है। सो आफ्टर रेप्लिकेशन अगर उतना लंबा डीएनए रेप्लिकेट कर ले जाता है तो वो 4.4 मीटर हो जाता है। बट आपके क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। रीज़न, क्योंकि क्रोमोसोम की काउंटिंग क्रोमैटिड्स को लेकर नहीं होती, वो हमेशा सेंट्रोमियर को लेकर होती है। इसलिए हमारा जो 46 क्रोमोसोम है वो सेम रह जाता है। इसके बावजूद कि हमारे क्रोमैटिड नंबर डबल है बट सेंट्रोमियर एक ही रह जाता है, इसलिए अभी भी हम लोग उसकी काउंटिंग एज 46 ही करते हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन इस्टेब्लिश करेंगे। किसके किसके बीच में? हमारे गैमेट सेल में और हमारे फाइनल जो क्रोमोसोम जो आपको मिला है ना एस फेज के बाद, इनके साथ हम लोग कंपैरिजन इस्टेब्लिश करेंगे। ह्यूमन बींग्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका जो गैमेट सेल है वो एन है। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब कितने क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम। तो आपके गैमेट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए वो कितने हो गए? 23। अब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे आपके ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम को। अब 23 का डबल करोगे तब जाकर होगा 46। इसका मतलब कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है? ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड द गैमेट सेल। गैमेट सेल के कंपैरिजन में आपके पास जो सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम है वो 2 गुने हैं, मतलब ट्वाइस, 23 का डबल। सिमिलरली आपका जो गैमेट सेल है इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने का मतलब कि 23, मतलब कि अगर 46 क्रोमोसोम थे तो वो 2.2 मीटर होते, बट अब वो 23 हो गए। तो 23 इज़ हाफ ऑफ 46। तो जब 46 का हाफ करोगे तो डीएनए मटेरियल भी तो हाफ हो जाएगा। तो 2.2 मीटर का जो डीएनए है वो कितना हो जाएगा? 1.1 मीटर का। मतलब गैमेट सेल के अंदर जो डीएनए का क्वांटिटी है वो 1.1 मीटर के बराबर है। और 1.1 मीटर को जब 4.4 मीटर से कंपेयर करोगे तो इट इज़ 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स ऑफ डीएनए दैन कंपेयर टू गैमेट सेल। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन ए है, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, दिस इज आवर आंसर। नाउ फॉर दोज गाइस जिन्हें अभी तक मैं जो बोल रहा हूँ उससे वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बेसिक्स कवर किए हैं। आपके बेसिक्स वीक होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिससे आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे ही चैनल में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ 2 वीडियोस जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको हमेशा देख ही लेना चाहिए। एक है सेल डिवीज़न जिसमें मैंने सारे डाउट्स आपके ख़त्म किए हैं रिलेटेड टू माइटोसिस एंड मियोसिस। मुझे नहीं लगता इससे बेटर वीडियो आपको कहीं पे मिलेगा या बेटर एक्सप्लेनेशन कोई करेगा, बट स्टिल आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अदरवाइज़ मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो फर्स्ट पार्ट है उसको भी पहले देखिए। रीज़न आपका जो बेसिक्स अगर इस्टेब्लिश नहीं होता है, उसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आपके लिए वो कभी ना कभी एम्बिगुअस हो जाएगा। आप हमेशा इस डायलेमा में रहेंगे कि मैंने इतने एमसीक्यू सॉल्व किए उसके बावजूद भी मुझे आगे कैसे क्वेश्चंस में आगे कैसे अप्रोच, जिसे हम कहते हैं अप्रोच, आप सोचते होंगे कि पहले क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैं इसे अप्रोच कैसे करूं। सो उसका अप्रोच तभी आएगा जब आपको उसके बेसिक्स आते होंगे। सो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पिछले के 2 वीडियोस देख लीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे वीडियोस है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसके अलावा भी वीडियोस देख सकते हैं, बट मैं जो बातें बोल रहा हूँ इससे आप रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी उनमें बेसिक्स कवर किया। तब जाकर 37 ईयर्स की सीरीज़ में हम बात करने आ रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन्हें अब तक जो भी मैंने बातें बोली वो रिलेटेबल नहीं लगी या कहीं कहीं पे प्रॉब्लमेटिक लगी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को रेफ़र कीजिए। आपके बेसिक्स जो भी उल्टा सीधा आपने पढ़ा होगा या जो भी कम ज़्यादा आपके माइंड में समय है वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ डू वॉच दीज 2 वीडियोज़, लिंक गिवन इनसाइड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, ड्यूरिंग विच फेजेस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फेज भी लिखा है, साथ में ब्रैकेट में एस भी डाला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, रीज़न है उसके पीछे, उन्होंने प्लूरल एस को ब्रैकेट में डाला है, तो ये आगे देखने वाले हम लोग कि क्यों इस तरीके से किया गया। ड्यूरिंग विच फेज और फेजेस ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स एट 4C लेवल
इफ़ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C। अब यहाँ पे हम लोग 2C को क्या लेंगे, एक 2.2 मीटर अपना DNA पकड़ के चलेंगे और 4C को 4.4 मीटर। याद है हम लोग जस्ट पीछे अभी कर आ रहे हैं। 2.2 मीटर से 2C से 4C आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सेल को S फेज से जाना पड़ेगा। किससे जाना पड़ेगा, S फेज से। आफ्टर S फेज ही आपका जो 2C DNA है, अगर DNA जो इनिशियल अमाउंट है वो 2C है, तो आफ्टर S फेज क्या होगा, उसका रेप्लीकेशन होगा, तो 2C इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4C। आपका कंटेंट कितना हो जाएगा, डबल अप हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल अप। अब यहाँ पे डबल अप करने से ही नहीं पूछा गया है, मेन चीज़ पूछी गई है कि जो आपका डबल अप हो रहा है ये कौन से फेज तक रहेगा, विच फेज में आपका जो सेल साइकिल का जो अमाउंट है वो 4C लेवल पे रहेगा। तो वो आपको क्या A में मिलेगा, B में मिलेगा, C में मिलेगा या D में मिलेगा, किस में मिलेगा। तो वन बाय वन हम लोग एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है G2 एंड M। अब यहाँ पर G2 फेज में आपका सपोज G1 फेज में जो अमाउंट था वो 2C था, सो S फेज में आने के बाद वो कितना हो जाएगा, 4C। एंड आफ्टर S फेज G2 में भी 4C, प्रोफेज में भी 4C, मेटाफेज में 4C। बट एना फेज तक जाते जाते और टीलो फेज में जाते जाते आपका अमाउंट जो है वो 4C लेवल पर नहीं होगा। रीज़न, आपके जो क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड हो जाएंगे। सो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। रीज़न क्या है, सिर्फ G2 होता तो समझ में आता, बट M फेज की वजह से क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आ गए। नेक्स्ट बी में देखते हैं, G0 फेज। G0 फेज इज क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज में आपको 4C लेवल कभी भी नहीं मिलने वाला और ना ही आपको G1 फेज में मिलेगा, तो ये तो एकदम ही एलिमिनेटेड आंसर है। सी देखते हैं, सी में G1 एंड S फेज दिया हुआ है। G1 में आपको 2C मिलेगा और S में 4C। आपको कंटिन्यूटी के साथ दोनों ही फेजेस में 4C चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एक में 2C या 4C नहीं पूछा गया है। उसने पूछा है कि अमाउंट ऑफ DNA इन अ सेल रिमेन्स एट 4C लेवल। 4C लेवल पर जो DNA का लेवल है वो कौन से फेज में रहेगा। सो यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है ओनली G2। यस, G2 में आपका जो DNA कंटेंट है वो डबल होने के बाद जैसे का तैसा रहेगा। रीज़न, आपके S फेज में 2C का कंटेंट 4C हुआ, 4C के बाद जब सेल आपका G2 फेज में जाएगा तब भी उसका कंटेंट उतना ही सेम रहने वाला। रीज़न, क्योंकि वो इंटरफेस का पार्ट है ना कि M फेज का, तो किसी भी तरीके का डिवीजन वहाँ पर नहीं होता। सो फॉर टाइम बिंग ऑफ G2 फेज वहाँ पर जो आपका लेवल मिलेगा वो है 4C। सो द आंसर इज D। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आया होगा। आवर 14 क्वेश्चन इज इन S फेज ऑफ द सेल साइकिल। नीट 2014 का क्वेश्चन है ये। S फेज में क्या होता है, अमाउंट ऑफ DNA इज रिड्यूस टू हाफ, नहीं। अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल, yes. Amount of DNA remains same in each cell, no. Chromosome number is increased, no. The answer is B, क्योंकि रिमेनिंग 3 ऑप्शन आपको याद है, हमने पीछे भी कवर कर चुका है। सो आवर द बेस्ट आंसर इज B। नेक्स्ट द 15th क्वेश्चन, इन द सोमैटिक सेल साइकिल। ये नीट 2004 का क्वेश्चन है। इन द सोमैटिक सेल साइकिल, अब इनमें से हम लोगों को देखना है कि कौन सा फैमिलियर है या कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन S फेज। यस, ये तो करेक्ट ऑप्शन है, तो क्या इसे तुरंत मार्क कर दिया जाए, नहीं। हैव पेशेंस, आगे के भी ऑप्शंस को आपको एक्सप्लोर करना है, चेक करना है, क्या मालूम इससे भी और बेटर ऑप्शन मिल सके। हालांकि इट इज़ एब्सोल्यूट राइट दैट DNA रेप्लिकेशन ऑकर्स इन S फेज, बट स्टिल वी हैव टू एक्सप्लोर दी अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट, अ शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय अ लॉन्ग माइटोटिक फेज। नो, इंटरफेज बहुत लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू माइटोटिक फेज। सी, G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। रीज़न, माइटोटिक फेज पहले नहीं आएगा, पहले आता है G2 फेज। सो सी भी रॉन्ग है। नेक्स्ट D, इन G1 फेज DNA कंटेंट इज डबल द अमाउंट ऑफ DNA प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेल। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज DNA डबल अप कब होगा, S फेज में। ये हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखते हुए आ रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A। स्टूडेंट्स बी अटेंटिव, किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। 16th क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक ब्रेकअप ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, विच वन इज करेक्ट मैचिंग। ये नीट 2009 का क्वेश्चन है। हम लोग को राइट हैंड साइड में मैंने एक डायग्राम लगा हुआ है जिससे हम कंपेयर करेंगे अपने लेफ्ट साइड वाले क्वेश्चन वाले डायग्राम से। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए का, ए साइटोकाइनेसिस। क्या ए साइटोकाइनेसिस है, नहीं। ए माइटोसिस है। बी
क्या बी मेटाफेज है? देखिए बी जो दिया हुआ है माइटोसिस के थर्ड लेन में दिया हुआ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज वाले सेक्शन में दिया है, तो वो भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। सी का सी कैरियोकाइनेसिस, क्या हमारा सी कैरियोकाइनेसिस है? नहीं, सी हमारा साइटोकाइनेसिस है, क्योंकि माइटोसिस के एंड में साइटोकाइनेसिस होता है। हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है डी, क्या डी हमारा सिंथेसिस फेज है? यस, क्योंकि माइटोसिस के बाद एक जो कॉलम दिख रहा है वो है G1 फेज के लिए, डी इज़ द एस फेज, और डी के बाद वाला जो फेज है वो G2 के बाद माइटोसिस स्टार्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी।